हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज पॉलिटी का जो 365 पीटी के लिए आता है, जो यूपीएससी के लिए बेस पे है, और ये विजन आईएएस का पॉलिटी है। और ये आज पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही के विश्लेषण से पता चला है कि 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या क्या है तो जानते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, और ये संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र, जहां केवल विधानसभा हो, वहां केवल विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितने में है तो 1, 2, 3 में, और राज्यपाल का कितना है तो 2, 1, 3 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे शब्दों में अध्यादेश एक अस्थायी है प्रावधान है। यह तब जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र नहीं चलता हो। ध्यान रखेंगे, संसद का सत्र नहीं चलेगा तभी अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध है। 123 किसके लिए है, 1, 2, 3 किसके लिए है तो राष्ट्रपति के लिए, और ये है गवर्नर के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद की विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट, अध्यादेशों की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होती है। हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अध्यादेश सदन के अगले सत्र शुरू होने की स्थिति के मात्र 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। ध्यान देंगे, जो अध्यादेश जारी होता है और उसके बाद जो सदन स्टार्ट होती है तो उसके सत्र शुरू होने के मात्र 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। ठीक है, यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों के में से बाद की तिथि, ध्यान रखेंगे, बाद की तिथि को प्रभावी माना जाता है। बाद की तिथि से 6 सप्ताह। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल इसे वापस लेता है या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हैं, देखिएगा, अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधायिका के मामले में इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद यदि है तो द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। क्योंकि विधान परिषद हमारे भारत में सिर्फ 6 राज्य में ही विधान परिषद है और जगह पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों पर जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद या विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी चीज़ पे भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नहीं, संसद इस पे कानून बना सकता है या विधानमंडल जिस पे कानून बना सकता है उसी पे अध्यादेश जारी किया जाता है, क्योंकि वो दोनों विश्राम अवस्था में रहते हैं, तो मतलब सत्र नहीं चलता रहता है। तो ठीक है, इन अध्यादेशों की भी वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती हैं। ठीक है, हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामले में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान देने बात है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल क्या करता है, जब अध्यादेश जारी करना होता है तो वो राष्ट्रपति से
सहमति लेते हैं। यदि समान उपबंध वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, यदि राज्यपाल समान उपबंध वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझे। ये 3 प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कर सकते हैं। यदि समान उपबंध वाला राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो, तो तीन ये जो प्रावधान किए गए हैं वो राष्ट्रपति के अनुमति पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट संसद का सचिवालय। अब इसमें क्या है तो देखते हैं, सुर्खियों में क्यों है, तो भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपरा और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है तो ये जान लेते हैं। अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें को विनियमित कर सकती है। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 187 में क्या है, इसके तहत राज्य विधानमंडल के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, हाँ तो ये देख, राज्यसभा और लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी तो 1952 में। ठीक है, हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1954 में मतलब 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया था। दोनों सदनों कब किया गया था राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय तो ये 1954 में। ठीक है, दोनों सदनों के सचिवालयों को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा शब्द रिपोर्टिंग सेवा पर आदि शामिल है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालय में नए पद सृजन कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1, श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्र वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो लोकसभा के सचिवालय में है और राज्यसभा सचिवालय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने नए पद का सृजन कर सकते हैं और राज्यसभा में जो सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी अपने पद का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सदनों में महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष है। ठीक है, हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सचिवालयों की संरचना, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। तो अभी हम पहले लोकसभा सचिवालय के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है प्रावधान। तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं तो लोकसभा महासचिव होते हैं प्रशासनिक प्रमुख। और भर्ती और सेवा की शर्तें क्या होती है तो एक लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 1955 द्वारा शासित है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यापित किया था। ठीक है, और राज्यसभा में क्या है तो देख लेते हैं इसके बारे में। राज्यसभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं महासचिव होते हैं। और भर्ती और सेवा शर्तें क्या है तो ये राज्यसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1957 उसमें 55 है, इसमें 57 द्वारा शासित होती है। इस नियमों को राष्ट्रपति ने राज्यसभा सभापति के परामर्श से प्रख्यापित किया था। ठीक है, अब है नेक्स्ट है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसके बारे में पढ़ना है तो देख लेते सुर्खियों में क्यों है। तो वर्ष 2023 में भारतीय संविधान
के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। 73वें संविधान और 74वें संशोधन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और क्षेत्रीय शहरीय क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब कौन से अनुच्छेद से हुई है संशोधन से, तो ग्रामीण के लिए 73 और शहरी के लिए 74। ठीक है, उसके कितने हो गए 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो पढ़ लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रण का आज से केंद्र राज्य सरकारों से स्थानीय सरकार जैसे पंचायत नगर पालिका को शक्ति संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण से है। संसद 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। इन्हें 1993 में लागू किया गया है। देख रहे हैं 1993 में लागू किया गया, पारित किया गया था 1992 में। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है। ठीक है, आइए हमेशा क्वेश्चन में आते हैं 73वें 74वें के बारे में पूछता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में क्या क्या है तो ये जान लेते हैं। ये 73 संविधान संशोधन 1992 और 74 संविधान 1992 के बारे में है। तो अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहले संसद में अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। साथ ही इस भाग के अनुच्छेद 243 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान शामिल है। संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। इस सूची में पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं। तो इसमें कुल कहा जा रहा है कि जो 73वें संविधान संशोधन 1992 जो हुई थी उसमें पंचायती राज व्यवस्था के वजह संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है। और इसमें क्या एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और उसके अनुच्छेद कितने हैं तो 243 से 243 ओ। ये एग्जाम में आता है, बीपीएससी एग्जाम में तो हर एग्जाम में एक न एक पंचायती से क्वेश्चन आ चुके होते हैं, क्योंकि जो 243 ए बी सी करके आता है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई है। और अनुसूची कौन सी है तो 11वीं अनुसूची। और उसमें कितने विषय हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं तो 29 कार्यात्मक विषय शामिल है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं 74 संविधान संशोधन 1992 में क्या क्या प्रावधान है तो शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है। 73वें में पंचायत को और शहरी को 74 में। संविधान के भाग 9A जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें भाग 9A उसमें भाग 9 था। इसमें 74 में 9 भाग 9A जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल है। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इस सूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल है। तो ध्यान देंगे 73 और 74 में फ़र्क है। 74 है क्या शहरी स्थानीय सरकारों के लिए, और इसमें भाग कितना जोड़ा गया था तो 9A, और अनुच्छेद कितनी है तो 243P से 243ZG। और अनुसूची के कौन सी अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची है। और इसमें कितने कार्यात्मक विषय है तो इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम, ये देख लेंगे। प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसे स्थानीय विकासों की ज़रूरतों के प्रति PRIS को अच्छी तरह अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उसकी क्षमता को विकसित और मजबूत करने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, ई ग्राम स्वराज यह उपभोक्ता के अनुकूल वो एक वेब आधारित पोर्टल है। ठीक है, इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा जोखा और निगरानी कार्यों की एकीकृत किया गया है। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास ये एक योजना है। एग्जाम में एक योजना से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये जन योजना अभियान इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है।
ठीक है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, तो इसमें देख लेते हैं कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचों और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था, यह केंद्रीय ग्रामीण के बारे में जानते हैं। तो यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, PRIS के निर्वाचन प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का काम करता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, तो इसके तहत अलग अलग मापदंडों और संकेतों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व योजना भी एक स्वामित्व योजना है जो नया है। इसका उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिक को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान करता है, स्वामित्व। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं कि जो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां क्या क्या है, तो देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, और ये क्या है ना, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें कौन सा क्रम सजाने के लिए बता सकते हैं। क्रम सजाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर बलवंत राय मेहता में 3 स्तरीय था और अशोक मेहता में 2 स्तरीय है, तो ये बारे में भी पूछ लेगा। तो बलवंत राय मेहता कब है, तो 1953, अशोक मेहता समिति 1977 से 78, CH हनुमंतराव वर्किंग ग्रुप 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी 1986 और थुंगन समिति 1988। ठीक है। अब ध्यान देंगे पंचायत राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति, तो सुर्खियों में क्यों है, तो ये जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति शीर्ष से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट 2020-21 से 2022-23 के लिए PRIS की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई है। ठीक है। पंचायतों की वित्तीय सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल कानून, अनुच्छेद 243H में क्या लिखा है, तो राज्य विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर सकता है। तो संचित निधि कितने में है, 266 में। ठीक है, संचित निधि, और ये आर्टिकल्स है। ठीक है। यह पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने, एकत्र करने और आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243I में क्या लिखा है, तो पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये है क्या, 243I में। नेक्स्ट अनुच्छेद 283BB में क्या लिखा है, तो केंद्र वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करें। ठीक है। अब PRI के लिए वित्त का स्रोत क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। राजस्व के आंतरिक स्वयं के स्रोत अब क्या क्या है, कर राजस्व, भूमि, कर राजस्व में क्या क्या आता है, तो भूमि, कृषि भूमि के अलावा या भवन अथवा दोनों संपत्ति कर, निजी शौचालयों पर कर, प्रकाश कर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय या वित्त करने वाले व्यक्तियों का। गैर कर राजस्व क्या है, तो पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर, पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय के पंजीकरण पर शुल्क है। ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग CFC और राज्य वित्त आयोग SFC से धन का अंतरण क्या है, ये शर्तों के लिए दिया गया अनुदान में क्या है, स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए निर्धारित गैर अनुदान में क्या है, ये अनुदान विशिष्ट शर्तों या प्रबंधों के बिना जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय विकासों और प्राथमिकताओं के लिए किया जाता है। प्रदर्शन आधारित अनुदान
केंद्र वित्त आयोग और की सिफारिशों और विशेष प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर PRIS को अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। विशेष श्रेणी का अनुदान क्या है? तो ये अनुदान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। यह विशिष्ट क्षेत्रों या संदर्भों में PRIS के अनूठी चुनौती या विशेष जरूरतों का समाधान करने के लिए दी जाती है। ठीक है, अन्य स्रोत क्या क्या हैं तो ये जान लेते हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अंतरित निधि, विश्व बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान ये आते हैं। अब देख लेते हैं शहरी निकायों का क्षमता निर्माण, ये क्या है, सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से शहरी निकायों के क्षमता के निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ULBS की क्षमता, ULBS मतलब शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अन्य संबंधी तथ्य क्या है इसमें? तो इस कार्यशाला में तीन मुख्य पहलों की शुरुआत की घोषणा की गई है। पहले क्या क्या है? तो MU की क्षमता को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना और 6 ULBS के पायलट आधार पर बारिश क्षमता निर्माण योजना और ULBS अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और नागपुर और पुणे। ULBS के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने हेतु व्यापक टूल किट क्या है? तो इसका उद्देश्य अर्बन ULBS के संबंधित और विकास में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधनों का उपलब्ध करवाना है। ठीक है, स्थानीय शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय के बारे में जान लेते हैं। तो यह शहरी स्थानीय निकाय लघु आकार वाले स्थानीय निकाय होते हैं। यह एक निश्चित या परिभाषित आबादी वाले शहर या कस्बे को प्रशासित या प्रतिबंधित करता है। ठीक है, शहरी शासन संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक ढांचा और कानूनी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के 3 प्रकार के शहरी शासन गठन का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र के लिए, नगर पालिका छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए हैं। ठीक है, ULBS के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय क्या क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन MOHUA के ने महुआ के 2021 की इस मिशन की शुरुआत की गई है। यह भारत के शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु साझा डिजिटल अवसंरचना तैयार करना है। यह रूपरेखा 3 स्तंभ 3P यथा व्यक्ति, प्रक्रियाएं और प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखती हैं। इस मिशन को संचालित करने या कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को सौंपा गया है। ठीक है, और NIUA की स्थापना 1976 में हुई है। यह शहरी विकास एवं प्रबंधन हेतु अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसारण के लिए कार्यरत प्रमुख स्थान है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स में ये भारत में नगर निगमों और अन्य संबंधित निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।